एक तरफ जहां नक्श और उसकी बच्चा पार्टी मिस जूली के साथ पार्टी में धामा चौकड़ी मचा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका मुंह फुलाते हुए अपनी मां यानी चित्रा के कमरे में लौट आई थी। अरे कुछ बताएगी भी कि हुआ क्या है? ऐसे सड़ा हुआ मुंह बनाकर पार्टी छोड़कर क्यों आ गई? अनिका का चेहरा देखते ही चित्रा को समझ आ गया था कि कुछ तो बात जरूर हुई है। उस जूली की वजह से, दांत पीसते हुए अनिका ने कहा। क्या वो जूली भी इस पार्टी में आई है? हल्का चौंकते हुए चित्रा ने अनिका से पूछा। हाँ, और सिर्फ पार्टी में नहीं आई है बल्कि नक्श और बच्चों के साथ चिपक चिपक के नाच गा भी रही है। मॉम, वो यहाँ क्यों आई है और नक्श ने उसे क्यों इनवाइट किया? एकाएक अनिका की टोन कुछ ज्यादा ही भारी हो गई थी। क्या वो नक्श और बच्चों के साथ नाच गा भी रही है? आखिर नक्श को हो क्या गया है? क्या नक्श को समझ नहीं आ रहा कि जूली उसका और उसके परिवार का बुरा चाहती है? अगर जूली पार्टी में आई है तो अब तो मैं डिनर करने भी नहीं जाऊंगी और पार्टी खत्म होने के बाद नक्श से इस बारे में बात करूंगी। एक तरफ जहां चित्रा अपना रोना लेकर बैठ गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से अनिका को वो पुरानी बातें याद आने लगी जब जूली कुछ दिनों के लिए एम्पायर में रहने आई थी। मिस जूली ने अनिका को नक्श के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी और वो नक्श का पिटारा चुराना चाहती थी। लेकिन जब अनिका को एहसास हुआ कि वो नक्श के साथ गलत कर रही है, तो उसने जूली और शबाना का साथ छोड़ दिया था। लेकिन इसी के साथ अनिका को इतना तो पता चल गया था कि जूली कोई सीधी बंदरिया नहीं है, बल्कि चालाक लोमड़ी है जो नक्श का बुरा चाहती है। लेकिन उसके बावजूद नक्श और जूली को एक दूसरे के करीब देखकर अनिका का दिल उसके मुंह को आ गया था और इस समय उसका दुख अंदर ही अंदर छलांग मार रहा था। मॉम, मेरी और नक्श की शादी को इतने साल हो गए, लेकिन इतने सालों के बाद भी उस जूली का साया मेरे परिवार से हटा नहीं है। प्रोफाउंड रेल्म से पीछा करते करते वो सेफ जोन तक पहुंच गई है और आज तो उसने हद ही कर दी। सबके सामने वो नक्श से ऐसे चिपक रही थी जैसे मानो वो नक्श की बीवी हो। बोलते बोलते अचानक से अनिका की आंखों में आंसुओं का अंबार देखने को मिला। लेकिन गलती तो नक्श की भी है ना? उसने उस कमीनी को अपने नजदीक कैसे आने दिया? एकाएक चित्रा का गुस्सा भी निखर के सामने आ गया था। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर वो चाहती क्या है। क्या उसे दिखता नहीं है कि नक्श एक शादीशुदा इंसान है, घर गृहस्थी वाला इंसान है, उसके 3 बच्चे हैं, उसके बावजूद वो नक्श के करीब आने की कोशिश कर रही है। आखिर इस सबसे होगा क्या? मेरा और नक्श का रिश्ता ही खराब होगा? अनिका की आंखों से आंसू किसी मोती की तरह छलक रहे थे। वो जूली एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है। अनिका तू परेशान मत हो, एक बार ये पार्टी खत्म हो जाए फिर मैं नक्श की क्लास लगाती हूं। जरा मुझे भी तो पता चले कि उसने उस जूली को पार्टी में क्यों बुलाया। तीखे अंदाज में जूली को कोसते हुए चित्रा ने अनिका को समझाने की कोशिश की। आपको पता है, एम्पायर से जाने के बाद वो ब्लैक फाउंडेशन में शामिल हो गई थी। उसने नक्श को बर्बाद करने की कई चालें चली, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। पर अब सुनने में आ रहा है कि उसने ब्लैक फाउंडेशन का साथ छोड़ दिया है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? इंसान की फितरत बदली तो नहीं जा सकती ना। वो शुरू से मेरा और नक्श का रिश्ता तोड़ना चाहती थी और आज भी वो उसी में लगी हुई है। लेकिन इतनी अकल तो नक्श में होनी चाहिए ना। वो अपने ही दुश्मन को फिर से एम्पायर में आने जाने की पनाह दे रहा है, उससे चिपक रहा है। नक्श तक तो ठीक था, लेकिन आज वो मेरे बच्चों तक भी पहुंच गई। कल को वो मेरे बच्चों के दिल में मेरे खिलाफ जहर भर देगी तो मेरा क्या होगा? अचानक से अनिका को मिस जूली के संदर्भ में प्रॉब्लम्स का भंडार नजर आने लगा था। हालांकि इससे पहले कि चित्रा कुछ रिएक्ट करती, एक बार फिर से अनिका ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, और उससे भी जरूरी बात, ये सब करके आखिर उसे मिलेगा क्या? एक तरफ जहां मां और बेटी के बीच मिस जूली को लेकर घमासान बहस चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वो राक्षस सुमाली 5 घंटे के अंदर 1000 से भी ज्यादा मील की दूरी आसानी से कवर कर चुका था और ब्लैक फाउंडेशन के हेडक्वार्टर्स के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ब्लैक फाउंडेशन की जमीन कांप रही थी। जब गार्ड्स ने एक राक्षस जैसे इंसान को हेडक्वार्टर्स के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ते हुए देखा, तो एकाएक वो सभी गार्ड्स पूरी तरह से सचेत हो गए थे और अपने हथियार के साथ दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तुरंत ही एक गार्ड ने वॉकी टॉकी बाहर निकाला और उस राक्षस की सूचना मिस्टर पोरवाल को देनी चाहिए। बॉस, कम इन, कम इन। एक दानव जैसा इंसान हमारे दरवाजे की ओर बढ़ रहा है, हम क्या करें? जल्दी ऑर्डर्स दीजिए, ओवर एंड आउट। जैसे ही पोरवाल को वो मैसेज मिला, वैसे ही एकाएक उसके कान खड़े हो गए थे
और तुरंत ही उसने सिक्योरिटी कैमरा के जरिए बाहर का माहौल जानने की कोशिश की। सोमाली बड़े बड़े कदम लेते हुए ऑलमोस्ट हेडक्वार्टर्स के दरवाजे तक पहुंच गया था। ये लंबे लंबे बाल, 50 किलो के हाथ और 80 किलो के पैर, ये मोटा शरीर लेकिन एकदम फिट एंड फाइन। ऐसा नजारा पूर्वाल ने पहले कभी नहीं देखा था और एकाएक उसके होश उड़ गए थे। ये नक्श की कोई चाल हो सकती है, उड़ा दो मोटे सांड को। जैसे ही उन गार्ड्स को पूर्वाल के ऑर्डर्स मिले वैसे ही उन्होंने सोमाली पर धावा बोल दिया था। लेकिन ये क्या, कमान के तीर से लेकर बंदूक की गोली तक किसी का भी असर सोमाली पर नहीं हो रहा था। इससे पहले कि वो गार्ड्स कोई नया पैंतरा ट्राई करते, पलक झपकते ही सोमाली ने उन गार्ड्स को मसल के रख दिया था और मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया था। एकाएक पूरे ब्लैक फाउंडेशन में हड़कंप मच गया था और करीब 1000 से भी ज्यादा एक्सपर्ट सोमाली के सामने आकर खड़े हो गए थे। हालांकि इससे पहले कि वो एक्सपर्ट्स हमला बोलते, सोमाली ने एक ही झटके में उन सभी 1000 एक्सपर्ट्स को यमलोक का रास्ता दिखा दिया था। सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ देखकर तुरंत ही पूर्वाल अपनी काली शक्तियों का पिटारा लेकर सोमाली के सामने जा पहुंचा और उसने शेर की तरह दहाड़ते हुए उसे ललकारा, अबे ओ सांड की औलाद, चुपचाप यहां से चला जा, वरना मैं अपनी शैतानी ताकतों से तुझे खत्म कर दूंगा। ब्लैक फाउंडेशन से पंगे लेने का अंजाम शायद तू जानता नहीं है। सोमाली खुद ब्लैक फाउंडेशन का ही हिस्सा था, लेकिन पूर्वाल भी उसे पहचान नहीं पाया था और नमस्ते करने के बजाय उल्टा उससे पंगे ले रहा था। खैर, पूर्वाल की धमकी सुनकर सोमाली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, एकाएक वो जोर जोर से हंसने लगा था और यह देखकर पूर्वाल का खून खौल उठा था। तुरंत ही पूर्वाल ने अपना पिटारा खोला और शैतानी ताकतों का ब्रह्मांड बाहर निकाला। कुछ मंत्रोच्चारण के बाद पूर्वाल ने अपनी शैतानी ताकत से उस दानव पर हमला बोला। पूर्वाल को लगा था कि उसके इस मूव के बाद वो दानव 1 सेकंड भी नहीं टिकेगा और उसके मरने के बाद वो उसकी ताकत निकालकर अपने शरीर में ट्रांसफ्यूजन करवा लेगा। लेकिन जैसा पूर्वाल ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्लैक फाउंडेशन की सबसे अव्वल शैतानी ताकत भी उस दानव सोमाली पर कोई असर नहीं दिखा पाई थी और वो सांड अभी भी खिलखिलाते हुए हंस रहा था। पूर्वाल शॉक्ड, सोमाली रॉक्ड। जी हां, यह पहली बार था जब पूर्वाल की शैतानी पावर्स किसी के सामने बेअसर साबित हुई थी और यह देखकर पूर्वाल के सारे होश ठिकाने आ गए थे। आखिर तुम हो कौन? बौखलाए अंदाज में पूर्वाल ने सोमाली से पूछा। अंधेरा कायम रहे। हालांकि सोमाली ने अपना इंट्रोडक्शन तो नहीं दिया था, लेकिन हाँ, उसके मुंह से ब्लैक फाउंडेशन का पौराणिक मूल मंत्र सुनने को मिला। इतना ही नहीं, सोमाली ने अपनी छाती पर गुदा मगरमच्छ का निशान भी दिखाया, जिसे देखकर पूर्वाल ऑलमोस्ट कोमा में चला गया था। महाराज, आप ब्लैक फाउंडेशन के मिथिकल वॉरियर हैं। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप पधार रहे हैं? हम आपका भव्य स्वागत करते। आपको जिंदा देखकर मैं धन्य हो गया महाराज। जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एकाएक पूर्वाल सोमाली के पैरों में गिर गया था। सही पहचाना तुमने। मेरा नाम सोमाली है और मैं ब्लैक फाउंडेशन का पौराणिक वॉरियर हूं। यहां तुम्हारा उद्धार करने आया हूं और हमारे दुश्मन उस नक्श को खत्म करने के लिए ही मैंने दूसरा जन्म लिया है। कड़क और कठोर अंदाज में सोमाली ने कहा। सोमाली की बात सुनकर एकाएक पूर्वाल की आंखों में चमक देखने को मिली। वो खुश था क्योंकि पौराणिक वॉरियर के सामने कोई भी ताकत टिक नहीं पाती थी और जो टिक पाती थी उनका वजूद हजारों साल पहले मिट चुका था। ऐसे में अब नक्श का खात्मा होना तय था और पूर्वाल की आंखों में खुशी के आंसू नजर आ रहे थे। लेकिन सोमाली ने ब्लैक फाउंडेशन की दहलीज पर कदम रखते ही 1500 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स को मार गिराया था जो उनके अपने थे और यह बात पूर्वाल को कुछ हजम नहीं हो रही थी। महाराज, आपने इन एक्सपर्ट्स को क्यों मारा? ये तो हमारे अपने थे, कई सालों से हमारी सेवादारी कर रहे थे। थोड़ा हिचकिचाते हुए पूर्वाल ने कहा। लानत है इन सेवादारों पर, लानत है इन एक्सपर्ट्स पर। इनकी वजह से आज ब्लैक फाउंडेशन की ये हालत हो गई है कि वो 2 कौड़ी का सरफिरा नक्श हम पर हुकूमत जमा कर बैठा है और तुम्हारे ये एक्सपर्ट्स मजे से मक्की की रोटी तोड़ रहे हैं। हमारे जमाने में हम जब तक हमारे दुश्मन का सर धड़ से अलग नहीं कर देते थे, मजाल किसी की जो चैन से सोए। लेकिन इन्हें देखो,
इनके चेहरे पर कोई मलाल तक नहीं है। ऐसे बात नहीं बनेगी, अब शुरू से शुरुआत करनी होगी। तीखे तेवर दिखाते हुए सुमाली ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में भी इतनी पावर थी कि लो कल्टीवेशन वाले एक्सपर्ट्स के कान से खून आने लगा था। शुरू से शुरुआत मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, कंफ्यूज अंदाज में पोरवाल ने कहा। शुरू से शुरुआत यानी शुरू से शुरुआत। अब सब का शुद्धिकरण होगा। जैसे ही सुमाली के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उसने अपनी पौराणिक शैतानी ताकत का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते ब्लैक फाउंडेशन के 30,000 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स चंद सेकंड्स में जलकर खाक हो गए थे। इस समय पूरे हेडक्वार्टर्स में पोरवाल और सुमाली के अलावा और कोई भी जिंदा नहीं बचा था। पोरवाल ने उस नजारे को देखने की कभी कल्पना भी नहीं की थी और उस नजारे को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। कहीं ना कहीं उसे डर भी सता रहा था कि कहीं सुमाली उसका पत्ता भी ना काट दे। चूंकि सुमाली एक पौराणिक वॉरियर था, इसलिए उसकी शक्तियां अपरंपार थी और उसने पोरवाल के दिल की बात को आसानी से पढ़ लिया था। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा नंबर नहीं लगेगा क्योंकि तुम इस पीढ़ी के मुखिया हो। लेकिन हां, अब मेरी इजाजत के बिना ब्लैक फाउंडेशन में कोई पत्ता भी नहीं हिलेगा। सुमाली ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया था कि भले ही ऑफिशियल तौर पर पोरवाल ब्लैक फाउंडेशन का मुखिया है, लेकिन अनऑफिशियली पूरे ब्लैक फाउंडेशन को सुमाली ने अपने हाथों में ले लिया था। जो हुकुम महाराज, आपको जो करना है कीजिए, बस मैं तो उस कमीने नक्श का अंत देखना चाहता हूं। दांत पीसते हुए पोरवाल ने आग में घी डालने का काम किया। जब सुमाली की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया तो तुरंत ही पोरवाल ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, लेकिन महाराज, क्या आप और मैं मिलकर नक्श का खात्मा कर सकते हैं? क्या हमें एक्सपर्ट्स की कोई जरूरत नहीं? अब तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन एक्सपर्ट्स का शुद्धिकरण हो चुका है। ये धरती इन्हें ग्रहण कर लेगी। रही बात और एक्सपर्ट्स की, तो तुम बस मेरा कमाल देखते जाओ। शातिर मुस्कान के साथ सुमाली ने कहा और अपने पिटारे में से एक आसन बाहर निकाला जिस पर शैतानी देवी और शैतानी देवता की तस्वीर छपी हुई थी। उस आसन को जमीन पर बिछाकर सुमाली ने उस पर अपनी तशरीफ रखी और तुरंत ही मंत्रोच्चारण करने लगा। यह पहली बार था जब पोरवाल अपने किसी पौराणिक हीरो या वॉरियर को इस अंदाज में देख रहा था, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी कायदे कानून बदल चुके थे और यह सब पोरवाल ने ना तो कभी किया था और ना ही कभी देखा था। पूरे 1 घंटे बाद सुमाली को उसी अंदाज में मंत्रोच्चार करता देखकर पोरवाल को वो सब काफी बोरिंग लगने लगा था। लेकिन पोरवाल ये नहीं जानता था कि सुमाली अपनी शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को खोज रहा था जो कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखते थे। सुमाली ने एक दिमागी शैतानी ताकत का इस्तेमाल किया और उसके जरिए 50,000 एक्सपर्ट से संपर्क साधते हुए उन्हें जल्दी से जल्दी ब्लैक फाउंडेशन के हेडक्वार्टर्स आने के लिए कहा। हालांकि यह मंत्रोच्चार पूरे 6 घंटे चला, जब तक वो 50,000 एक्सपर्ट्स हेडक्वार्टर्स नहीं पहुंच गए थे। देखते ही देखते सुमाली ने 50,000 एक्सपर्ट्स की नई सेना तैयार कर डाली थी। सुमाली की ताकत देखकर पोरवाल दंग रह गया था। उसने आज तक ऐसी कोई ताकत के बारे में ना तो कभी सुना था और ना ही कभी देखी थी। वो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत खुश भी था क्योंकि सुमाली के सामने नक्श का टिक पाना बहुत मुश्किल था। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर सुमाली का प्लान क्या है। ब्लैक फाउंडेशन के हेडक्वार्टर्स में एक्सपर्ट्स की संख्या 30,000 से सीधा 50,000 पहुंच गई थी, लेकिन ना तो उन एक्सपर्ट्स की कोई ट्रेनिंग हुई थी और ना ही वो अपना लक्ष्य जानते थे। इस समय पोरवाल को इसी बात की चिंता सता रही थी। महाराज, आपकी ताकत का कोई जवाब नहीं। चंद घंटों में आपने 50,000 एक्सपर्ट्स इकट्ठे कर लिए, लेकिन इनकी ट्रेनिंग का क्या ये लड़ाई करने लायक है? क्या कहा था मैंने? तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरा कमाल देखते जाओ। एक बार फिर से सुमाली ने उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया और तुरंत ही अपने पिटारे से दैवीय शक्तियों वाली पिल्स की पोटली बाहर निकाली। उन पिल्स में भी एक अलग ही लेवल का जादू था। भगवान जाने सुमाली ने उन पिल्स पर कौन सा मंत्र छोड़ा कि वो पिल्स 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और इसी तरह बढ़ते बढ़ते उनकी संख्या 50,000 पहुंच गई थी। सुमाली ने उन सभी 50,000 एक्सपर्ट्स को एक एक पिल दी
और उन्हें उस पिल को ग्रहण करने के लिए कहा। जैसे ही उन एक्सपर्ट्स ने उस पिल का सेवन किया, वैसे ही एकाएक उनके शरीर में जोश और ताकत का भंडार आ गया था। सोमाली को कुछ भी सिखाने या दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी थी और तुरंत ही उन सभी एक्सपर्ट्स ने एक साथ अपना मुंह खोलते हुए कहा, बताइए बॉस, उस नक्श को कब खत्म करना है? वाकई में ये पोरवाल के लिए किसी नेल बाइटिंग सीन से कम नहीं था। वो 50,000 एक्सपर्ट्स रोबोट्स की तरह ब्लैक फाउंडेशन पर अपनी जान गंवाने और नक्श की जान लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे। तो क्या सोमाली नक्श की जिंदगी में ग्रहण लगाने वाला है? क्या सोमाली के ये एक्सपर्ट्स भी उसकी तरह ताकतवर हो गए थे? क्या ये नया ब्लैक फाउंडेशन नक्श की जिंदगी तबाह कर देगा? क्या सोमाली नक्श को खत्म कर देगा, या फिर नक्श के पास सोमाली से भिड़ने का कोई उपचार होगा? क्या नक्श गॉडफादर की मदद लेगा? क्या गॉडफादर नक्श की मदद करेंगे? क्या सोमाली को टैकल किया जा सकता है? अगर हां तो कैसे? और क्या नक्श ये कारनामा कर दिखाएगा, या फिर हमें नक्श का भी वर्जन 2.0 देखने को मिलेगा? क्या अनिका अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल पाएगी? क्या चित्रा नक्श पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट FM।